देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है क्रिस्टलीय ठोस क्या है, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस क्या है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हम समझेंगे और उदाहरण समझेंगे। ध्यान से देखिएगा, पांचों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए क्रिस्टलीय ठोस क्या है, वे ठोस जिनके अवयवी कणों की दीर्घ परास व्यवस्था होती है क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। देखिए पांचों क्वेश्चन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने ठोस अवस्था चैप्टर पढ़ रखा है या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप लोग नए स्टूडेंट हैं तो आपको ये इन क्वेश्चंस का आंसर जानना बहुत ही जरूरी है। तो क्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस होते हैं जिनके अवयवी कणों की दीर्घ परास व्यवस्था होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि आपको पता है कि किसी कोई भी ठोस है तो उसमें अवयवी कण होंगे। ठीक है, अवयवी बहुत सारे अवयवी कणों से मिलकर ठोस बनते हैं। अब चाहे वो आपके परमाणु हो, अणु हो या कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन बहुत सारे अवयवी कणों से मिलकर जो आपके ठोस हैं वो बनते हैं। ठीक है, अवयवी कण में कौन कौन आते हैं, जैसे परमाणु हो गया, अणु हो गया। ठीक है, तो ये सब आपके अवयवी कणों में आते हैं। तो देखिए अब इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल में आपका जो क्रिस्टलीय ठोस है वो है चांदी। जैसे चांदी जो आपका है, इनके जो अवयवी कण होते हैं उनमें दीर्घ परास व्यवस्था होती है। ठीक है, अब दीर्घ परास व्यवस्था क्या होती है जो मैं आपको बताऊंगा जब मैं चैप्टर आपको दोबारा पढ़ाऊंगा, तो मैं सबके बारे में डिस्कस करूंगा। आज आप इस डेफिनेशन को याद रखिए। ठीक है, चांदी हो गया, तांबा हो गया, उसके बाद में सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये सब जो आपके होते हैं, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NaCl, ये आदि, ये सब जो है क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। इनमें जो अवयवी कण होंगे उनकी दीर्घ परास व्यवस्था होगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, चांदी, तांबा, सोडियम क्लोराइड आदि। समझ में आया। ऐसे अगर मान लीजिए अक्रिस्टलीय ठोस पूछ लिया गया तो आप लोग कह सकते हैं वे ठोस जिनके अवयवी कणों की लघु परास व्यवस्था, दीर्घ के स्थान पर आप लोग लघु कर दीजिएगा, होती है, वो क्या होती है, अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ठीक है, अब अक्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल्स भी आपको जानने जरूरी हैं। ठीक है, तो अक्रिस्टलीय ठोस का जो उदाहरण है वो जैसे कांच, रबड़, प्लास्टिक, ये सभी जो है अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ठीक है, तो ये इसका उदाहरण है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि धात्विक ठोस को स्पष्ट कीजिए, यानी कि जो आपका मेटेलिक सॉलिड होता है, धात्विक ठोस होता है, वो क्या होता है। ठीक है, तो इसमें भी सिंपल है, इसको चलिए हम लोग जानते हैं। तो देखिए जो ठोस धातुओं के गुण प्रकट करते हैं, जो ठोस धातुओं के गुण प्रकट करते हैं धात्विक ठोस कहलाते हैं। ठीक है, धात्विक ठोस कहलाते हैं। ठीक है, जो ठोस धातुओं के गुण प्रदर्शित करते हैं या प्रकट करते हैं वे धात्विक ठोस कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण इसका होगा, उदाहरण में जो आपका धात्विक ठोस है, जैसे सोना एक धातु है। ठीक है, मेटल है। चांदी हो गया, तांबा हो गया। ठीक है, तो ये सब आपके होंगे धात्विक ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस जो है कई प्रकार के होते हैं, जिसमें धात्विक ठोस भी आता है। इसमें भी आपको चांदी, सोना, तांबा, ये सब इसका उदाहरण होगा। जैसे मैंने आपको बताया था क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण चांदी, तांबा, सोडियम क्लोराइड, तो ये जो धात्विक ठोस है ये क्रिस्टलीय ठोस का ही प्रकार है। ठीक है, जिसमें आपका ये सोना, चांदी, तांबा ये सब आते हैं। अब अगला हमारा तीसरा सहसंयोजक ठोस, यानी कि सहसंयोजक ठोस क्या होता है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग समझते हैं। तो देखिए सहसंयोजक ठोस, ठीक है, सहसंयोजक ठोस क्या होता है, थोड़ा आप अच्छे से लिखिएगा। तो सहसंयोजक ठोस क्या होता है, इसमें क्या होगा, जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक, ठीक है, क्रिस्टल जालक परमाणुओं से बने होते हैं, परमाणुओं
से बने होते हैं। ठीक है, जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक परमाणुओं से बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सहसंयोजक ठोस। तो लिखिए वे सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। ठीक है, तो सहसंयोजक ठोस क्या है? ऐसे ठोस जिनके क्रिस्टल जालक परमाणुओं से बने होते हैं वो कहलाते हैं सहसंयोजक ठोस। अब इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो सहसंयोजक ठोस का एग्जाम्पल होगा हीरा, डायमंड, ठीक है, ग्रेफाइट, हीरा, ग्रेफाइट और एक आपका होगा सिलिका। ठीक है, ये सब आपके सहसंयोजक ठोस के एग्जाम्पल्स होंगे। ठीक है, तो समझ में आया? ऐसे ठोस जिनके क्रिस्टल जालक, देखिए बहुत सारे क्रिस्टल जालक मिलकर ठोस का निर्माण करते हैं। ठीक है, तभी तो ठोस के जो परमाणु होते हैं, ठोस बहुत मजबूत होता है। तो जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक परमाणुओं से बने होते हैं वे सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। एग्जाम्पल आपका हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका, ये सब बहुत ही मजबूत होती हैं। हीरा आप देखेंगे तो बहुत मजबूत होगी क्योंकि इनके क्रिस्टल जालक परमाणु से बने होते हैं। अब देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा जो है ये बिंदु दोष यानी कि जो ठोसों में दोष पाए जाते हैं उनसे रिलेटेड है। मैंने आपको बताया था फाटकी दोष, फ्रैंकल दोष, बहुत सारे दोष मैंने आपको बताया। उन्हीं में से ये है कि क्रिस्टलों में कौन सा बिंदु दोष संबंधित ठोस के घनत्व को परिवर्तित नहीं करता है। यानी कि ठोस जो क्रिस्टल, बहुत सारे क्रिस्टल से मिलकर ठोस बनते हैं, तो क्रिस्टलों में ऐसा कौन सा बिंदु दोष है जो ठोस के घनत्व को परिवर्तित नहीं करता है। यानी कि मान लीजिए अगर वो दोष ठोस में हो जाए, क्रिस्टल में हो जाए, तो उसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, घनत्व क्या होता है? घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, द्रव्यमान बटा आयतन, यानी कि जितना उसका द्रव्यमान है, जितना आयतन है उस ठोस का, उनके डिवाइडेशन को हम घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो पूरे घनत्व में जो है ऐसा कौन सा दोष है क्रिस्टलों में जो अगर हो जाए उस क्रिस्टल में तब भी उसके घनत्व में परिवर्तन नहीं होगा, तो वो है आपका फ्रैंकल दोष। ठीक है, फ्रैंकल दोष। ठीक है, फ्रैंकल दोष एक ऐसा दोष है जो क्रिस्टल में हो जाए तो उसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो फ्रैंकल दोष बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एफ केंद्र क्या है, यानी कि व्हाट इज एफ सेंटर। तो इसका हेडिंग डालते हैं, छोटा सा इसका डेफिनेशन लिखते हैं ताकि आपको याद रहे हमेशा। ठीक है, तो एफ केंद्र क्या है? वह स्थान जहां ऋणायन रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऋणायन रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, एफ केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? एफ केंद्र कहलाता है। ठीक है, यानी कि क्या कहा गया? वह स्थान जहां ऋणायन रिक्तिका में, यानी कि ऋणायन की जगह पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, उसे हम कहते हैं एफ सेंटर। तो इसको समझेंगे कैसे? देखिए यहां पर ये एक आपका क्रिस्टल जालक है। ठीक है, इसमें जो है बहुत सारे अणु, तो देखिए ये एक क्रिस्टल है। ठीक है, इसमें जो है बहुत सारे यहाँ पर आपके रिक्तिका हैं, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर है क्या? इस रिक्तिका में धन आयन ऋण आयन होंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर धन आयन, यहाँ पर ऋण आयन, यहाँ पर धन आयन, यहाँ पर ऋण आयन, यहाँ पर धन आयन, यहाँ पर ऋण आयन। ठीक है, यहाँ पर धन आयन, यहाँ पर ऋण आयन ऐसे उपस्थित हैं। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए ऋण आयन, यहाँ पर भी धन आयन, ऋण आयन, धन आयन, ऋण आयन, धन आयन, ऋण आयन, धन आयन, ऋण आयन। अब देखिए इस क्रिस्टल में है क्या? इस क्रिस्टल में एक स्थान है जहां पर ऋण आयन होना चाहिए, बट यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आकर बैठ गया है। ठीक है, क्या है? एक इलेक्ट्रॉन आकर बैठ गया है, तो इसी को हम कहेंगे एफ केंद्र। क्या कहा गया? वह स्थान जहां ऋण आयन रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, एफ केंद्र कहलाता है। तो देखिए यहाँ ऋण आयन रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन आकर इस जगह पर बैठ गया है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे एफ
केंद्र। तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि वह स्थान जहां ऋणायन रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है एफ केंद्र कहलाता है। क्वेश्चन हमारा दूसरे चैप्टर विलयन से है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखिए आपको पता है कि इस चैप्टर से ज्यादातर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ऐसे में जो थ्योरीज हैं वो बहुत कम आती हैं, यानी कि उत्तरीय प्रश्नों में। तो देखिए ये एक थ्योरी थी जो मैं आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए समपरासारी विलयन किसे कहते हैं? समपरासारी विलयन किसे कहते हैं? नाम से क्या लग रहा है? सम का मतलब बराबर, परासारी का मतलब परासरण दाब। ठीक है, तो देखिए ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान ताप पर समान हो समपरासारी विलयन कहलाते हैं। यानी कि वे विलयन जिनके परासरण दाब जो है वो समान ताप पर समान होंगे उन्हें हम समपरासारी विलयन कहेंगे। और एक नोट लिखिए कि दो समपरासारी विलयन, मान लीजिए हमने दो समपरासारी विलयन को लिया है और उसे अर्ध का पारगम झिल्ली द्वारा हम उसे पृथक कर रहे हैं तो उसमें परासरण नहीं होगा। ठीक है, परासरण एक क्रिया है जो आप लोगों को समझना चाहिए। तो देखिए यही कहा गया है समपरासारी विलयन क्या होते हैं? ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान ताप पर समान हो समपरासारी विलयन कहलाएंगे, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा चौथा क्वेश्चन आता है जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है? इसका मात्रक क्या है? देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज है। केमिस्ट्री में विशिष्ट चालकता जो है थोड़ा सा चेंज है। इसमें हम विशिष्ट चालकता को कप्पा से डिनोट करते हैं। ठीक है, समझ में? उसमें किससे डिनोट करते थे? उसमें हम सिग्मा से। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। तो देखिए किसी चालक, बहुत सिंपल है, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, डेफिनेशन वही है। ठीक है, के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब ये तो होगा डेफिनेशन, यानी कि किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। और यही डेफिनेशन हमने फिजिक्स में भी पढ़ा था। ठीक है, कि चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब इसे हम डिनोट किससे करते हैं? तो देखिए इसे ग्रीक अक्षर एक है जिसको हम लोग कहते हैं कप्पा। ये कुछ के की तरह बनता है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से इसे हम कहते हैं कप्पा से प्रदर्शित करते हैं या से निरूपित करते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, से निरूपित करते हैं। यानी केमिस्ट्री में हम विशिष्ट चालकता को कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? कप्पा इक्वल टू 1/, विशिष्ट प्रतिरोध को हम डिनोट करते हैं रो से। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, तो कप्पा इक्वल टू 1/रो। ये जो रो है ये कप्पा का व्युत्क्रम हो चुका है। ठीक है, तो ये फार्मूला होगा विशिष्ट चालकता का। ठीक है, कप्पा इक्वल टू 1/रो, जहां रो क्या है? रो है विशिष्ट प्रतिरोध। लिख देता हूं ताकि आप लोग नोट कर सकें, आपकी तैयारी और भी अच्छे से हो सके। तो लिखिए विशिष्ट प्रतिरोध। समझ में आ रहा है? अब देखिए इसका मात्रक क्या होगा। तो विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है? देखिए विशिष्ट चालकता, ठीक है, का मात्रक होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, या इसे आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, सिंपल है। ओम का क्या होता है? ओम को कुछ हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं। देखिए ये ओम इनवर्स एंड सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, या एक प्रकार एक इसका मात्रक और है, या इसी को हम लिख सकते हैं साइमन। यस है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये तीनों मात्रक इसी के हैं। ठीक है, होता है। तो याद रखिएगा विशिष्ट चालकता का मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स अगर आप लिखना चाहें, या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, इस प्रकार से ओम बना दीजिए। यह साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होता है। अगर पूछा जाता है तो आप लोग इसका आंसर आसानी से दे देंगे अगर आपको पता है तो। अब हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 की विलयन में लोहे की कील डालने पर क्या होगा। ये तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन है जिसका नाम है वैद्युत रसायन। ठीक है, जो अभी मैंने आपको इससे पहले बताया वो भी वैद्युत रसायन का ही है। तो देखिए कहा जा रहा है कि कॉपर सल्फेट जिसे हम डिनोट करते हैं CuSO4 से, इस विलयन में अगर हम लोहे की कील डाल दें तो क्या होगा। तो देखिए
कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहे की कील के ऊपर कॉपर की परत चढ़ जाएगी। यानी कि अगर आप कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, लोहे की कील के ऊपर कॉपर की परत चढ़ जाएगी, क्योंकि कॉपर की सक्रियता लोहे से कम होती है। देखिए सक्रियता श्रेणी एक होती है, उसको मैं आपको जब समझाऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि कॉपर की सक्रियता लोहे से कम होती है, यानी कि लोहे की सक्रियता ज्यादा होती है, तो लोहे के ऊपर कॉपर की परत चढ़ जाएगी। सिंपल है, रीजन आप लोग याद रखिए बस। अब देखिए हमारा एक क्वेश्चन आता है जो कि चौथे चैप्टर से है, जिसका नाम है रासायनिक बलगत। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि निम्न अभिक्रिया की कोटि और वेग स्थिरांक की इकाई लिखिए। यानी कि ये एक अभिक्रिया दी गई है, आपको बताना है ये किस कोट की अभिक्रिया। जैसे कई कोट होते हैं, शून्य कोट, प्रथम कोट, द्वितीय कोट, तृतीय कोटि, तो किस कोट की अभिक्रिया है और इसका मात्रक भी आपको लिखना है। जिस कोट की अभिक्रिया है उसका मात्रक लिखिए। तो अभिक्रिया जो होगी, अभिक्रिया, आंसर लिख रहा हूं, अभिक्रिया किस कोट की है, शून्य कोट की है। तो आप लोग लिखिए अभिक्रिया शून्य कोट की है, ठीक है, शून्य कोटि की है। अब शून्य कोट की क्यों है, क्योंकि याद रखिएगा आप लोग कि अगर कोई अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है तो वो अभिक्रिया शून्य कोट की अभिक्रिया होगी। देखिए H2 + Cl2 = 2HCl, ये प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है, तो ये शून्य कोट की अभिक्रिया होगी। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर ये आपका देखिए बैलेंस है या नहीं, तो देखिए हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, H के आगे 2 लिखा है। Cl के 2 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पर भी Cl क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल है। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा बन चुका है। हाइड्रोजन और क्लोरीन जब प्रकाश में अभिक्रिया करेंगे, ठीक है। अब अभिक्रिया की जब शून्य कोट की है तो इसका मात्रक क्या होगा, तो शून्य कोट की अभिक्रिया का मात्रक क्या होता है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे वेग स्थिरांक की इकाई, इसके वेग स्थिरांक की इकाई होगी क्या, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होती है, ठीक है, होगी। तो जब अभिक्रिया शून्य कोट की है तो इसके वेग स्थिरांक की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होगी, क्योंकि शून्य कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई जो होती है वो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होती है। ये ला है, ठीक है, सही से लिख दीजिएगा, इस प्रकार से ये ला है, ठीक है। तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होगी।